हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये जो क्लास चल रही है सेल से रिलेटिव क्लास चल रही है। हमने अभी तक सेल के बारे में स्टडी किया है, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अभी हमारी क्लास सेल ऑर्गेनेल के बारे में चल रही है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ER। क्या कहते हैं? ER कहते हैं। साथियों, ER जो होता है वो आप सभी को पता है यूकेरियोट सेल में पाया जाता है। और यह है संरचना जो होती है, ये चपटी थैलेनुमा संरचना होती है, इसे हम सिस्टरनी भी कहते हैं। ये आपस में जुड़ के एक नेटवर्क या जाल बनाती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एक नेटवर्क जैसी संरचना का निर्माण करती है। यूकेरियोट कोशिकाओं में मैंने आपको बताया ये पाई जाती है। और ये क्या होती है, केंद्रक के पास में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? केंद्रक के पास में पाई जाती है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आपका केंद्र का कोशिका का, और यहाँ पर इस तरह की संरचना, इस तरह का एक जाल सा बना हुआ पाया जाता है। और यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो संरचना है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है उसके आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में इसको विभाजित किया जाता है। तो एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। ये आपको बताऊँ साथियों, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग होता है, ये डबल मेम्ब्रेन वाला नहीं होता है। पहले इसको डबल मेम्ब्रेन में माना जाता था, लेकिन आजकल जो नई बुकें आई है उसके अंदर इसको सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर ही गिना जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर ही माना जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है साथियों। एक तो इसमें होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। और दूसरी जो होती है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। साथियों, ये जो होती है इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये जो होती है, मान लेते हैं इसकी ये भित्ति जो है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसकी भित्ति पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। जबकि इसके अंदर जो होता है वो लिपिड का जमाव होता है, या लिपिड का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? लिपिड का संश्लेषण या जमाव होता है, या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या जमाव होता है। तो ये एक प्रकार से मोटा रूप धारण कर लेती है, मोटी हो जाती है संश्लेषण के कारण, और चिकनी हो जाती है। चिकनी क्यों हो जाती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, राइबोसोम की कमी होती है, लेकिन लिपिड पाया जाता है। लिपिड तो आप सभी को पता है एक चिकना पदार्थ होता है, इसमें मुख्यतः फास्फोलिपिड पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है। तो ये क्या होती है, जब डिवीजन होता है तो उसके बाद में सेल जो मेम्ब्रेन के निर्माण में हेल्प करती है, क्योंकि इसलिए ये काफ़ी मोटी हो गई है, फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो ये क्या करती है, बाद में जब डिवीजन के फलस्वरूप सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, सेल झिल्ली का निर्माण होता है, तब ये हेल्प करती है। तो ये चिकनी अंतःपर्दीय जालिका है, जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। इसके कार्य की बात करें साथियों, तो इसके कार्य पुटिकाओं का परिवहन करना, यकृत में एंजाइम का उत्पादन। एंजाइम जो यकृत में तो वैसे कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन यकृत में जो पित्त का निर्माण होता है, और हमारा जो फूड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम डाइजेशन करते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम का निर्माण होता है साथियों, उसका निर्माण यही करती है। मांसपेशियों में जो कोशिकाओं का संकुचन होता है, संकुचन का कार्य इसके द्वारा संभव हो पाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं, या मान लो जो हार्मोन सेल एक्सक्रीशन करने वाली जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, उसमें इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो अंतःस्रावी कोशिकाएं जो भी होती है उसमें इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि यकृत में इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये थी हमारी चिकनी अंतःपर्दीय जालिका, जिसमें क्या होता है, राइबोसोम क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, जबकि लिपिड उसमें पाया जाता है। लिपिड इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो पहली चिकनी अंतःपर्दीय जालिका, जिसको इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्लियर होगी। दूसरी अपनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःपर्दीय जालिका की अपोजिट होती है, एकदम इसके विपरीत होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। मान लेते हैं ये आपकी जो है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसकी सतह पर यहाँ पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, सतह के ऊपर पाए जाएंगे राइबोसोम के कण। इसमें लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन राइबोसोम के कण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। इसलिए हम खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? इस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो राइबोसोम के कारण इसको क्या कहेंगे हम, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। तो ये हमारी दो अंतःपर्दीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। एक तो क्या होती है RER जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी मैंने बात की थी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER जो होती है साथियों जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। जबकि SER जो होती है, स्मूथ जो होती है, उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, लिपिड के कारण चिकनी होती है, इसलिए इसको चिकनी बोलते हैं। और राइबोसोम की कणिकाओं के जमाव के कारण इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। साथियों, ये थी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंतःपर्दीय जालिका में संख्या इसकी बहुत अधिक होती है। लीवर में इसकी संख्या काफ़ी पाई जाती है। हार्मोन के परिवहन में सहायक होती है। इसके अलावा आप देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक जो है इंसुलिन
बनाने में सहायता करती है, हमारे इंसुलिन जो हमारा होता है उसको बनाने में सहायता करती है। चिकनी जो होती है प्रोटीन के परिवहन में सहायक होती है। तो ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। परिवहन में उत्पादन में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो ये हमारा एक कोशिकांग था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में से आगे वाले कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।